गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का क्लास हम लोग का डिवोटेड रहेगा वॉइस को। वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, और ये चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग निकाला जाए जिसके रूप में अंतर हो जाए परंतु अर्थ में किसी तरह का अंतर नहीं हो, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसा कि पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉइस का टू काइंड्स होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस इन शॉर्ट में हम लोग को यदि समझना है तो जितना भी हम लोगों ने टेंस का वाक्य पढ़ा है वो सारा का सारा एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है, और पैसिव उसी सेंटेंस के रूप को बदल देते हैं बिना उसके अर्थ में परिवर्तन लाए हुए। उसके अर्थ में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग को क्या है कि एक तरह का सेंटेंस मिलेगा एक्टिव, और उसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। आज हम लोग उसी चीज को सीखेंगे। हम लोगों ने टेंस पढ़ा, यदि आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो टेंस आसान तरीके से सीखें। मेरा एक वीडियो है, आप YouTube चैनल पे सर्च मारोगे मिल जाएगा, आप उसमें टेंस को समझ सकते हो। तो अभी हम लोग को क्या है? एक्टिव वॉइस। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितने भी टेंस के वाक्य होते हैं जिसका हम लोगों ने सीखा वो सारा का सारा क्या है? एक्टिव वॉइस में। तो नॉर्मली हम लोगों ने चर्चा भी किया था एक्टिव वॉइस में या टेंस में कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी बताया था कि यदि मैं ब्रैकेट में डालूं तो इसका मीनिंग हम लोगों को शॉर्ट में ये निकालना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो हम लोग का टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? अगेन मैं रिपीट करता हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा टेंस में हम लोगों ने पाया था कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये कॉमन रहता है। चेंज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म। टेंस में आपको पता होगा, याद होगा, हम लोगों ने चर्चा भी किया है। अब इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो मैंने अभी बताया कि एक्टिव वॉइस को यदि हम लोग डिफाइन करते हैं तो शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो, यानी सब्जेक्ट उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, तो उस तरह का वाक्य क्या हो जाता है? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हिंदी में मैंने नाम बताया कर्मवाच्य, ऊपर कर्तृवाच्य और नीचे कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में वैसा सेंटेंस जिसमें कर्म की प्रधानता हो। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता। अब हम लोग नीचे देखते हैं तो एक्टिव वॉइस मैंने बताया कि अभी टेंस का जितना स्ट्रक्चर है वो सारा एक्टिव वॉइस का होता है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग का क्या मिलता है? यही है। और पैसिव वॉइस में जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है? ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब 3, देन बाय और सब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट जो यहां रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्जन हो जाएगा। इस चीज का एकदम ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीज मैंने बताया कि सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस की यदि बात करें तो क्या क्या कॉमन होगा? ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब 3, बाय और सब्जेक्ट। ये सारे टेंस में जो भी वाक्य मिलेगा ये एक ढंग से कॉमन होगा। ठीक,
हम लोग यदि अब सामान्य रूल की चर्चा करें, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ जनरल रूल्स हैं, और जनरल रूल्स टर्म को ध्यान रखना है, हमेशा नहीं मैं बोल रहा हूं, कुछ जनरल रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। मैं इन सारी चीजों को शॉर्ट में मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ए बी। शॉर्ट में एक्टिव वॉइस को ए बी एंड पैसिव वॉइस को पी बी। पी का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैथ में हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, लेकिन जब यह सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग शॉर्ट में यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जो कि कॉमन नहीं है, ये चेंजेबल है। ये क्या है, चेंजेबल है। हेल्पिंग वर्ब चेंजेबल है। देन वर्ब 3, देन बाय, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में यदि यहां पे क्या दे देंगे हम लोग, सब्जेक्ट को देंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे जब आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक में चेंज हो जाएगा। देन क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी। ए बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देन क्या है, वर्ब 3, ऑलवेज यूज वर्ब 3। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूं कि विद्या की देवी किनको बोला जाता है, मां सरस्वती को। यदि वो भी आपके सामने प्रकट हो जाए और बोले बस यहाँ पे वर्ब 3 का प्रयोग ना करके वर्ब 2, वर्ब 1, वर्ब 4 का प्रयोग करो, तो मैं बता दूं कि उनका भी बात नहीं मानना है। याद रखना है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, हमेशा वर्ब 3 का यूज होगा। देन बाय और देन सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस किस केस में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो एकदम फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एकदम इसको याद रखिए, हमेशा याद रह जाएगा। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3, बाय प्लस सब्जेक्ट। ये याद रह जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देख के। रमन helps अमन। तो हम लोग यदि चर्चा करें, हम लोग का पहले का भी एक वीडियो रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो, लिंक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट मैंने बताया था अभी कि ब्रैकेट में मैंने डाला है हेल्पिंग वर्ब को, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। देन वर्ब, और वर्ब का वर्ब फॉर्म यहाँ पे क्या है, वर्ब 5 है, और ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को जब डी कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लाना है, ऑब्जेक्ट को लाना है। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, अमन। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना एकदम अनिवार्य है, नेसेसरी है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो अमन के अनुसार क्या हो जाएगा, इज,
और उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में हम लोग का वर्ब 3 है और हेल्प का वर्ब 3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है। एंड देन क्या देना है, बाय देना है, बाय दिया हम लोगों ने और उसके बाद क्या देना है, सब्जेक्ट देना है और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रमन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने देखा और ये हमारा क्या था, ए भी का सेंटेंस था और इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया पीवी में। ए भी के सेंटेंस को हम लोगों ने क्या चीज में कन्वर्ट किया, पीवी में। तो ए भी का स्ट्रक्चर आप फिर से हम लोग देखते हैं, एकदम बार बार मैं बताते जा रहा हूं, एकदम याद रख लीजिए, याद कर लीजिए। ए भी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पहले किया, अमन। पैसिव वॉइस में हर हाल में हेल्पिंग वर्ब देना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एमआर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे अमन के अकॉर्डिंगली इज होगा, देन वर्ब 3, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह का नॉमिनेटिव केस रहेगा, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो उसे नॉमिनेटिव केस में करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये और इसे यदि हम लोग पीवी में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और वर्ब 3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा की कि ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ आएगा, लेकिन पहले ही मैंने बताया था कि ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में, और ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। तो हम लोग एक टेबल यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट में हम लोग देखेंगे नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में यदि यहाँ पे आई रहेगा तो ये कन्वर्ट होकर ऑब्जेक्टिव केस में जब होगा तो क्या हो जाएगा, मी एंड वी, us, you, he, him, she, her, it, they. नेम में ही रह जाएगा। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ कुछ केसेस में क्या होगा कि बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो किन किन केसेस में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम लोग देखेंगे कि किस किस केस में बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिफाइंड है कि यह काम पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इलाज करने का काम हो कौन करेंगे, डॉक्टर करेंगे। यदि हमारे साइकिल का रिपेयर करने का काम हो, जाहिर सी बात है मैकेनिक करेगा। यदि हम लोगों को लेटर डिलीवर करने का काम पोस्टमैन के द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि डिफाइंड हैं कि पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया जाए। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम कौन करेगा, टीचर। तो जो काम ऑटोमेटिकली डिफाइंड है कि यह पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा, तो उस तरह के सेंटेंस में जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो बाय प्लस सब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। वो डिफाइंड है कि पार्टिकुलर काम पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बोलूं द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट। हम लोग यदि देखते हैं तो इसी स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट पहले आएगा द पेशेंट। हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लोग जस्ट अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एंड आर का प्रयोग करते हैं। तो द पेशेंट इज
मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा एग्जामिन्ड। यहां फुल स्टॉप देके फिनिश कर देना, ये हमारा पैसिव हो गया। यदि हम बाय प्लस सब्जेक्ट बाय द डॉक्टर देते हैं तो स्थिति क्या होगी? तो ये हमारे छोटे बच्चे के लिए है 6-7 में जो पढ़ते हैं कि बाय प्लस सब्जेक्ट भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बोलूं कि द पेशेंट इज एग्जामिन्ड इन हिंदी, रोगी की जांच की जाती है, ऐसी बात है, कौन करेगा? मैकेनिक? नो, डॉक्टर। तो बाय डॉक्टर देने की जरूरत नहीं है। बट इफ द सब्जेक्ट इज डॉक्टर जॉन, Dr. John examines the patient, then by plus subject is used. Then यहाँ क्या हो जाएगा? By Dr. John. यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे एकदम क्लियर है कि डॉक्टर जॉन पर मरीज की जांच करता है, तो बाय डॉक्टर जॉन देना है। लेकिन यदि केवल डॉक्टर हो, उनका कोई नाम नहीं दिया हो, यानी यदि प्रोफेशंस का नाम दिया हुआ रहे, तो उस स्थिति में हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि प्रोफेशन करने वाले का नाम दिया हो, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर दिया हुआ है, मदन साइकिल की मरम्मत करता है, तो मदन नाम दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यदि मैकेनिक रहे, डॉक्टर रहे, टीचर रहे, पुलिस रहे, पोस्टमैन रहे, तो उस स्थिति में बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कुछ मॉडर्न ग्रामर में यह भी देखा गया है कि वी और दे भी यदि हमारे समाज के अनुकूल, जहां जिससे हम बातें कर रहे हैं, यदि वो डिफाइंड है कि हम लोगों के द्वारा ही किया गया है या उन लोगों के द्वारा ही किया गया है, और जिसके पास हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनको भी यदि ये बात पता है, तो उस स्थिति में भी बाय प्लस अस का प्रयोग नहीं करते हैं, बाय प्लस देम का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडर्न में यह भी देखा गया। कुछ और आप सब्जेक्ट देखते होंगे, समवन, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody, everyone, ये सब यदि सब्जेक्ट के रूप में काम करें, उस केस में भी हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन डियर याद रखिएगा, नो वन या नोबडी यदि सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसका पैसिव निगेटिव में बनेगा, ना कि अफर्मेटिव में। सेंटेंस लगेगा कि नॉट नहीं दिया हुआ है तो अफर्मेटिव है, बट नो वन, नोबडी, नन, these all are negative terms, then its passive will be in negative form. For example, no one can challenge God. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है, can हेल्पिंग वर्ब है, मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब 1 और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, गॉड कैन बी चैलेंज्ड। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे नो वन है और नो वन मैंने अभी बताया कि बाय प्लस सब्जेक्ट देना नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पैसिव इसका क्या हो जाएगा? इन नेगेटिव फॉर्म, कांट बी चैलेंज्ड। बाय नो वन देने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान हम लोग को क्या रखना है कि नो वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सब यदि रहे तो उसमें हम लोग को ध्यान देना है कि ये सब तो बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं ही होता है। लेकिन यदि हमारा नो वन, नन और नोबडी यदि सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसका पैसिव हट तो जाएगा ही, लेकिन उसका पैसिव क्या हो जाएगा? निगेटिव फॉर्म में बनेगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे
कि जितने भी एक्टिव वॉइस हैं वो किसमें है? टेंस में। यानी टेंस का जो भी वाक्य है वो सारा कितना है, किसमें है? एक्टिव वॉइस में। उसी एक्टिव वॉइस के वाक्य को हम लोगों को किसमें कन्वर्ट करना है? पैसिव में। तो हम लोग अभी एक चार्ट हम लोगों ने तैयार किया है और इस चार्ट में हम लोग देखेंगे वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। वॉइस जो है सो दो ग्रुप में बटा हुआ है। टेंस पे आधारित वाक्यों का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं और दूसरा है वॉइस बेस्ड ऑन सम स्पेशल सेंटेंसेस। तो स्पेशल सेंटेंसेस का चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे, लेकिन अभी हम लोग वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। तो जैसा कि आप लोगों ने टेंस का वीडियो देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो आप अगेन मेरे चैनल पे जाइए और टेंस सीखने का जो है क्लास था उस क्लास को अटेंड कीजिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैंने पहले भी बताया था ऐसा, हालांकि मैं रिपीट कर देता हूँ कि टेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट वन, तो मैं शॉर्ट में बताते चले जाता हूँ। प्रेजेंट वन यानी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट थ्री प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन द सेम वे पास्ट वन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टू पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट थ्री पास्ट परफेक्ट, पास्ट फोर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन द सेम वे फ्यूचर वन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टू फ्यूचर continuous, future 3 future perfect and future 4 future perfect continuous। तो अभी हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे आसान हो जाएगा। मैंने बताया था कि कॉमन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये सारे में कॉमन है। तो यहाँ देखिएगा ब्लू कलर से मैंने दे दिया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये सारे में कॉमन है और टेंस में यही चेंजेबल है। तो उसी चेंजेबल को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ एक्टिव वॉइस यानी टेंस के जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उन सारे का हमने यहाँ पे शॉर्ट तरीका, बहुत इजीएस्ट वे में आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। टेंस में हम लोग पाते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉमन है, सिर्फ हम लोग का बदलता क्या है? वर्ब फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फॉर्म चेंज होता है। तो प्रेजेंट वन की यदि बात करें तो आपको याद होगा क्या है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो हम लोग को सिर्फ याद रखना है क्या चीज? वर्ब वन या वर्ब फाइव। यदि वर्ब वन या वर्ब फाइव हम लोग को सेंटेंस में मिलता है और हमें उसको पैसिव बनाना है, तो पैसिव का भी मैंने कुछ कॉमन टर्म बताया था। कॉमन टर्म इसमें क्या है? हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर से है, ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। कई कई केसेस में, किसी केसेस में बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा तो वो उसको यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे V3 बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन है। तो हम लोग यदि पाते हैं कि V1 या V5 है तो हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या देना है? इज, एम, आर का प्रयोग करना है। ठीक। प्रेजेंट टू की यदि बात करें तो हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया हुआ ही है, तो वह हूबहू इसी रूप में हो जाएगा। एंड इज, एम, आर सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? बीइंग। प्रेजेंट थ्री की यदि बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है, हैज हैव प्लस V3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज हैव ज्यों का त्यों रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग। बहुत सारे ग्राफ के बुक्स में दिया हुआ है कि प्रेजेंट फोर का पैसिव जनरली नहीं बनता, कुछ बुक्स में दिए हुए भी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ग्रामर में जो है सो प्रेजेंट फोर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। पास्ट वन की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट और वर्ब थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट, ये तो कॉमन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज वेयर। हम लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ इज, एम, आर है तो पास्ट वन में क्या हो जाएगा? वाज वेयर। पास्ट टू वाज वेयर प्लस V4 रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो अपने स्थान पे एकदम कॉमन वे में रहेगा। आप कहीं पे भी मिला के देख लोगे एकदम ऐसा ही मिलेगा, ये निचोड़ के निकाला गया है। और आगे हम लोग यदि देखते हैं पास्ट थ्री, तो हैड प्लस V3 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, तो हैड बीन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इन द सेम वे पास्ट फोर का पैसिव फॉर्म
नहीं होता है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, लेकिन हम लोग को याद रखने के लिए ये रखना है कि एक्टिव के सेंटेंस में यदि हैड बीन करके दिया हुआ रहे तो हमें उसका जवाब क्या देना है कि इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है। आगे है बी फ्यूचर वन। फ्यूचर वन में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, तो शैल विल प्लस V1 रहेगा, हम लोग को क्या करना है, शैल विल बी दे देना है, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट तो कॉमन ही है। शैल विल बी प्लस V4 होता है, यहाँ पे शैल विल बी प्लस बिंग होगा, और शैल विल हैव प्लस V3 है तो शैल विल हैव बीन, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ये होगा। और फ्यूचर 4 का पैसिव फॉर्म नहीं होता है, तो हम लोगों ने देखा कि जनरली प्रेजेंट 4, पास्ट 4 और फ्यूचर 4 यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव हम लोग जनरली नहीं बनाते हैं। अब हम लोग को आगे आएगा कि यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव रह गया, इंट्रोगेटिव रह गया, तो हम लोग उसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, यदि हम लोग इसको सीख चुके हैं तो सपोज कर लीजिए कि यदि हम लोग लिखते हैं आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, निगेटिव फॉर्म में है, तो हम लोग को याद रखना है कि एक्टिव वॉइस यदि अफर्मेटिव में है तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में होगा, और यदि एक्टिव वॉइस निगेटिव में है तो उसका पैसिव भी निगेटिव में ही होगा, और यदि एक्टिव वॉइस यदि निगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में ही होगा। WH क्वेश्चन वर्ड में है तो उसका पैसिव वॉइस WH क्वेश्चन वर्ड में ही होगा, यानी जैसे रहेगा बस उसी रूप में करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पाए, ये निगेटिव है, और निगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में NT डाला जाता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट, तो यहाँ पे फ्रूट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये निगेटिव टर्म दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रूट, फ्रूट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, ये निगेटिव है तो यहाँ पे भी हम लोग निगेटिव कर देंगे, इज नॉट, देन बिंग, देखिए यहाँ पे इज MR प्लस B4 है तो यहाँ पे इज MR प्लस बिंग, तो चूंकि निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट होता है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने द फ्रूट इज नॉट बिंग ईटेन, ईट का वर्ब 3, ईटेन बाय, आई का जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा क्या हो जाएगा, मी। यदि यह इंक्लूडेड रहता एम आई नॉट ईटिंग फ्रूट तो यहाँ पे इज को पहले कर देते, पैसिव आपका वही हो जाएगा। ये तो हम लोग का आसानी से हो जाएगा। ये आप अफर्मेटिव को याद कर लो, टेंस में जैसे जिसको निगेटिव बनाया हो, सेंटेंस को निगेटिव बनाने का जो रूल है उसी को निगेटिव में कर देना है। इंट्रोगेटिव बनाने का रहे तो इंट्रोगेटिव में कर देंगे। हम लोग इजीली टेंस पे आधारित वाक्यों का पैसिव सीख सकते हैं। अब स्पेशल एक सेंटेंस रहता है who is playing chess। तो हम लोग को याद रखना है कि यदि कोई भी टेंस में, यदि एक्टिव का सेंटेंस में हु से स्टार्ट होता हुआ सेंटेंस रहे तो हम लोग को याद रखना है हु का पैसिव बाय हुम होता है। हु का पैसिव क्या होता है, बाय हुम होता है। तो हम लोग को यदि इसका पैसिव बनाना हो तो बाय हुम को हम स्टार्टिंग में ही यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब देना है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा ये चेस के अकॉर्डिंगली चलेगा। संयोग से चेस सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही रह जाएगा। बाय हुम इज चेस बीइंग प्लेड। हमें इतना ही करना है, यानी किसी भी टेंस में
यदि हमारा हु से सेंटेंस स्टार्ट होता हुआ रहे तो हु का पैसिव क्या करना है, बाय हुम कर देना है, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम लोग हु का यूज करेंगे। और एक तरीके से और भी बना हुआ मिल सकता है, हम लोग बना सकते हैं डायरेक्टली हम लोग हु से ही स्टार्ट करें, हु से ही स्टार्ट करें, और हु से स्टार्ट करने के बाद हु इज चेस बीइंग played by sign of interrogation, यानी who is chess being played by। दो तरीके से इसे बना सकते हैं, जनरली ज्यादा फेमस तरीका है हमारा who को by whom में कन्वर्ट करके हम लोग पैसिव बना सकते हैं। तो इस तरह से डियर हम लोगों ने सीखा कि वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, टेंस पे आधारित वाक्यों का वॉइस हम लोग कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे वॉइस बेस्ड ऑन सम स्पेशल सेंटेंसेस, जो कि टेंस का सेंटेंस नहीं है लेकिन उसका भी वॉइस हम लोग को कन्वर्ट करना है, और वह वॉइस कैसे होगा कन्वर्ट, उसको हम लोग सीखेंगे सम स्पेशल सेंटेंसेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।